सोचिए, एक ऐसा दस्तावेज जो है तो महज एक पन्ने का, लेकिन उसमें पूरे देश की उम्मीदें, पूरे देश के सपने समाये हुए हैं। यही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हमारे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो चलिए आज इसके हर शब्द के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझते हैं। मशहूर कानून के जानकार N.A. पालकीवाला ने इसे बिल्कुल सही नाम दिया था, संविधान का पहचान पत्र। जरा सोचिए, जैसे हमारा पहचान पत्र ये बताता है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, ठीक वैसे ही ये प्रस्तावना पूरी दुनिया के सामने हमारे देश का चरित्र और उसके मूल सिद्धांतों को रखती है। आज हम प्रस्तावना को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला, कि इसका मतलब क्या है। दूसरा, इसे अपनी शक्ति कहां से मिलती है। तीसरा, यह भारत को कैसा देश बताती है। चौथा, यह हमसे क्या वादे करती है। और पांचवा, अदालतों में इसका सफर कैसा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्दों का खेल क्यों नहीं है। ये असल में हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों और उनकी उम्मीदों का एक आईना है। देखिए, अलग अलग संविधान विशेषज्ञों ने इसकी अहमियत को कितने सुंदर शब्दों में समझाया है। के मुंशी ने इसे देश की कुंडली कहा, तो ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा, वहीं अर्नेस्ट बार्कर ने तो इसे पूरे संविधान को समझने की कुंजी यानी चाबी मान लिया। ये शब्द ही बताते हैं कि ये दस्तावेज कितना गहरा और कितना जरूरी है। तो सवाल यह है कि ये दस्तावेज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका जवाब इसके बिल्कुल शुरुआती शब्दों में ही छिपा है, जो हमारे पूरे संविधान की नींव रखते हैं। हम भारत के लोग, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली घोषणा है। ये साफ साफ बताती है कि हमारे संविधान की असली ताकत कोई राजा, कोई रानी या कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भारत के आम नागरिक हैं। सारी की सारी शक्ति हम में यानी जनता में ही है। अच्छा, तो जनता की ये शक्ति आखिर किस तरह का देश बनाती है। प्रस्तावना भारत के चरित्र को 5 मजबूत स्तंभों पर परिभाषित करती है। पहला स्तंभ है संप्रभु। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने भाग्य का, अपने फैसलों का मालिक खुद है। हम ना तो किसी दूसरे देश पर निर्भर हैं और न ही किसी के अधीन। हम अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। दूसरा स्तंभ है समाजवादी। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि यह शब्द असल में 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन इसकी जो भावना है वो संविधान में हमेशा से मौजूद थी। और यहां बात हो रही है लोकतांत्रिक समाजवाद की, जिसका सीधा मतलब है सबका सामाजिक कल्याण। हाँ, भारत का समाजवाद साम्यवादी समाजवाद से बिल्कुल अलग है। साम्यवादी मॉडल में हर चीज पर सरकार का कब्जा होता है, पर हमारे यहां ऐसा नहीं है। यहां एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था है, जहां सरकारी और निजी दोनों कंपनियां मिलकर काम करती हैं, ताकि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल सके। तीसरा स्तंभ है पंथ निरपेक्ष। भारत में पंथ निरपेक्षता की सोच पश्चिमी देशों से थोड़ी अलग है। यहां राज्य धर्म से पूरी तरह अलग नहीं है, बल्कि वो सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष है। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों को बराबर का दर्जा और समर्थन देता है। चौथा स्तंभ है लोकतांत्रिक। ये तो बहुत ही सीधा है। असली सत्ता लोगों के हाथ में है। हम सब अपनी सरकार को चुनावों के जरिए चुनते हैं। ये वही सिद्धांत है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। और 5वां स्तंभ है गणराज्य। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो मुखिया है यानी हमारे राष्ट्रपति, वो चुने जाते हैं। वो किसी शाही परिवार से नहीं आते। ये राज्यशाही के ठीक उलट एक व्यवस्था है। तो इन 5 स्तंभों पर खड़े हमारे देश का मकसद क्या है। प्रस्तावना हर एक भारतीय नागरिक से 4 बहुत बड़े वादे करती है। ये वादे हैं हर किसी के लिए न्याय, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक, अपने विचारों को खुलकर कहने की आजादी, आगे बढ़ने के लिए बराबरी के मौके, और सबसे बढ़कर हम सभी भारतीयों के बीच भाईचारे की भावना। यही हमारे देश के सबसे बड़े लक्ष्य हैं। लेकिन क्या प्रस्तावना हमेशा से ऐसी ही थी, या क्या इसकी व्याख्या हमेशा एक जैसी ही रही है। चलिए इसकी ये दिलचस्प कानूनी यात्रा भी देख लेते हैं। इतने सालों में प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए होंगे, कोई अंदाजा है? आपको जानकर शायद हैरानी होगी, सिर्फ 3। जी हां, सिर्फ 3। ये 1976 में हुआ 42वें संविधान संशोधन के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और ये प्रस्तावना में अब तक का इकलौता संशोधन है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी तो अदालतों में लिखी गई।
देखिए, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और ये माना कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और बात यही नहीं रुकी। 1995 में तो कोर्ट ने इसे संविधान का अभिन्न अंग ही बता दिया, यानी एक ऐसा हिस्सा जिसे अलग किया ही नहीं जा सकता। तो प्रस्तावना सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं, बल्कि एक जिंदा वादा है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का ये जो वादा है, आज का भारत उसे कितनी अच्छी तरह निभा रहा है।